साथियों नमस्कार। गोल सेटिंग की क्रिया ना केवल आपको प्रेरित करती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकती है और पर्सनल तथा प्रोफेशनल सफलता के उच्च स्तर की ओर आपका मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए गोल सेटिंग को किसी भी डेवलपमेंट प्लान का एक अभिन्न अंग माना जाता है। लक्ष्य नए बिहेवियर को आरंभ करने में मदद करते हैं, आपको फोकस रखते हैं और जीवन में गति बनाए रखने में आपकी सहायता करते हैं। हालांकि यह आसान नहीं है, परंतु फिर भी यह प्रक्रिया बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। यदि इस कार्य को व्यवस्थित, नियोजित और चरणबद्ध, स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा तो ये आपकी यात्रा को रोमांचक और आनंददायक बना देगा। तो साथियों, शुरू करते हैं ये 6 चरणों की यात्रा। पहला चरण, उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण। अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट प्लान पर काम करते समय पहला कदम डेफिनेट गोल्स को निर्धारित करना है, वरना आपकी मेहनत बिखरी रह जाती है और कई बार आपको अलग अलग दिशाओं में खींचती है। प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। आइए एक एक करके इन गाइडलाइंस की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले विश्लेषण करें कि आप क्या चाहते हैं। किसी भी गोल पर निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में ये चाहते हैं। मित्रों, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कि ये अच्छा लगता है। यहाँ तक कि अगर यह एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और आपको इसे प्राप्त करना है तो भी आपको इसको पहले पर्सनल बनाना होगा, अपनाना होगा, ओन करना होगा, तभी आप इसे हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अपने गोल्स को लिखें। कई बार आपको लगता है कि आपके सभी गोल्स आपके दिमाग में स्पष्ट हैं, लिखने की क्या आवश्यकता है, परंतु जब आप उन्हें लिखित रूप में डालते हैं तभी आपको एहसास होता है कि आप उनके बारे में कितने स्पष्ट थे। लिखे जाने से एक तरफ गोल्स में क्लैरिटी आती है और दूसरी ओर आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट भी बढ़ता है। नंबर 3, अपने सभी लक्ष्यों को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करें, इन पॉजिटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, बी पंक्चुअल इन मीटिंग्स। मैं मीटिंग्स में समय का पाबंद रहूँगा, ये एक बहुत बेहतर गोल है बजाय इसके कि मैं मीटिंग्स में लेट नहीं होऊंगा। क्या अंतर है इन दोनों में? हाँ, आपको लग सकता है कि एक ही बात तो है, पर मित्रों, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों पर काम करता है, उनका विश्लेषण नहीं करता। यह एक रोचक परंतु थोड़ा जटिल विषय है जिस पर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। नंबर 4, बी स्पेसिफिक। उद्देश्य निर्धारित करते समय अस्पष्टता से, वेगनेस से बचें। यदि आपके उद्देश्य के साथ लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं है तो ट्रैकिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत कमाई करना और अमीर बनना बिल्कुल अस्पष्ट भाव है। ये आपका उद्देश्य हो सकता है परंतु इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने आप को सीमित नहीं करना चाहते तो आप एक लक्ष्य के साथ जा सकते हैं और उसे प्राप्त करने के बाद एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरू करें। जब आप अपने एक्शन प्लान के साथ शुरू कर रहे हैं तो छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें जिन्हें छोटे प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई उद्देश्य वास्तव में बड़ा है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें ताकि आपको प्रगति दिखाई दे सके और आपके पास कारण हो खुद को पुरस्कृत करने का और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होने का। नंबर 6, सेट परफॉर्मेंस गोल्स, नॉट आउटकम गोल्स। साथियों, आपका अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पर तो एक रीजनेबल लेवल तक कंट्रोल रहता है, परिणाम के लिए आवश्यक नहीं है। क्या अंतर है इन दोनों में? उदाहरण के लिए, क्लास में टॉप करना एक आउटकम गोल है और 90% स्कोर करना परफॉर्मेंस गोल। अब टॉप करने के बजाय ये 90% का लक्ष्य क्यों बेहतर है? मान लीजिए वास्तव में कक्षा में प्रथम स्थान पर आना ही आपका लक्ष्य है, तो भी यह स्पष्ट नहीं होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। आपने जी तोड़ मेहनत की, परंतु दूसरे विद्यार्थी ने और अधिक मेहनत की और आपको बचाड़ दिया।
आपके हाथ क्या लगा? निराशा और सिर्फ निराशा। दूसरी ओर आपने केवल सोचा परंतु कोई खास मेहनत नहीं की, परंतु आपके प्रतिद्वंदी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, कुछ दुर्घटना हो गई या उसने लापरवाही की, परिणाम स्वरूप बिना मेहनत किए आप आ गए क्लास में फर्स्ट। अब क्या हो रहा है? आप मना रहे हैं खुशी ऐसी उपलब्धि की जो कि उपलब्धि आपकी है ही नहीं। तो दोस्तों, ना तो ये खुशी सही है और ना वो निराशा सही थी। व्हाट इज बेटर ऑप्शन? इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका प्रतिद्वंदी 88% पर है, 88% पर, तो आप 90 या 91 का लक्ष्य अपने लिए रख सकते हैं, ये देखते हुए कि वो क्या हासिल कर सकता है और आपकी क्षमताएं क्या हैं। आपने मेहनत की, टारगेट अचीव किया, सेलिब्रेट। ये है सही मायने में उपलब्धि। जबकि आउटकम गोल तुलनात्मक होते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स अधिक विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, स्पष्ट होते हैं और आपको अधिक स्पेसिफिक योजना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप इसे अपने नियंत्रण से परे कारणों से प्राप्त नहीं कर पाते तो आपको यह हतोत्साहित नहीं करते हैं, आप डिमोटिवेट नहीं होते हैं। नंबर 7, गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। आपके लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। साथियों, जबकि फैंटेसी और कल्पना जीवन का एक वांछित हिस्सा है, आपकी गोल सेटिंग ज़मीनी हकीकत पर होनी चाहिए। मुंबई में एक एमएनसी के साथ काम करने का उद्देश्य और एक हिल स्टेशन में शानदार बंगले में रहने का उद्देश्य, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, उसलिए वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इन दोनों गोल्स को प्राप्त करने के लिए अगर आप कार्य करेंगे, जो आपके प्रयास होंगे वे व्यर्थ जाएंगे और निराशा का कारण बनेंगे, बिकॉज दे आर एट अपोजिंग एंड्स, कंट्राडिक्टरी है। नंबर 8, अपने गोल्स को मेजरेबल बनाएं। ऐसे लक्ष्य सेट करें कि जिन्हें आप माप सकें। आपके पास यह जानने के लिए कोई पैमाना, कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए कि आपने अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति की है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से आपको अधिक आत्मविश्वास मिलता है और आपकी यात्रा में गति पैदा होती है। यह जानने का एक स्पष्ट तरीका है कि इट्स द टाइम एंड रीजन टू सेलिब्रेट। नंबर 9, हैव अचीवेबल गोल्स। गोल ऐसा जिसे आप अचीव कर सकें। केवल कुछ हासिल करने के लिए चाहत काफ़ी नहीं है, आपको इसके लिए काम करना होगा। इसलिए ऐसे गोल्स को निर्धारित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि एस्पिरेशनल हों, आकांक्षी हों, या जिन्हें आप स्ट्रेच गोल कहते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर प्राप्त किए जा सकते हो। बहुत बार माता पिता और एम्प्लॉयर आपकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं को समझे बिना आपके लिए अनरियलिस्टिक गोल्स निर्धारित कर देते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं भी ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ललचाएं जो कि बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि मे बी या तो आप रास्ते में आने वाली बाधाओं का आकलन नहीं कर पाते हैं या ये समझ नहीं पाते हैं कि टारगेटेड परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी स्किल, कितने कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में परिणाम केवल हताशा ही हो सकता है, तो आपको उस हताशा से बचने की ज़रूरत है। नंबर 10, प्राथमिकता तय करें। सेट प्रायोरिटीज़। एक ही समय में कई गोल्स के साथ शुरुआत करना कुछ ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता और नहीं टाला जाना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। यू नीड टू प्रायोरिटाइज देम। ये आपको मदद करेगा खास तौर पर उन परिस्थितियों में जब आप अंडर प्रेशर होते हैं कि क्या क्या करूं। ऐसी परिस्थितियों में प्रायोरिटाइजेशन हेल्प्स। प्राथमिकता आपको अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। तो साथियों, ये तो 10 बेसिक नियम हो गए टारगेट सेटिंग के। हमने इस पर काफ़ी समय लगाया क्योंकि ये नींव का पत्थर है। और साथियों, आप जानते हैं कि एक मजबूत भवन के लिए मजबूत नींव का होना कितना आवश्यक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण, आगे की रूपरेखा, रोड मैप तैयार करें। जब आपने टारगेट सेट कर लिया तो अब आवश्यकता होगी उसे प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप की। आप किसी लक्ष्य तक
तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि उसके लिए कोई डेफिनेट डिटेल्ड प्लान आपके पास ना हो। इसके लिए दो काम करने होंगे। पहला काम है एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को सूचीबद्ध करने का। गतिविधियों की सूची बनाएं। एक रोड मैप उन एक्टिविटीज़ या कार्यों की एक सूची है जिन्हें आपको अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करने की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट डूएबल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ अच्छे लगने वाले बयान, जिसको कहते हैं ना कि सम नाइस साउंडिंग स्टेटमेंट्स, वो नहीं करना है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके प्रयासों को सार्थक बनाती हैं और ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। ये गतिविधियां रैंडम नहीं हैं, बल्कि सावधानीपूर्वक चुनी गई हैं, जैसा कि अगले बिंदु में स्पष्ट हो जाएगा। अब रोड मैप का दूसरा बिंदु, उसकी बात करते हैं। इन एक्टिविटीज़ का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब अनुमान लगाएं कि जो एक्टिविटीज़ आपने तय की हैं, आपके लक्ष्य प्राप्ति में उनका कितना योगदान है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, यह देखने के लिए कि आपके सभी प्रयास मिलकर आपके टारगेटेड लेवल या उससे अधिक को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर पा रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो या तो आपको और गतिविधियां जोड़ने की आवश्यकता होगी, या हर एक्टिविटी, हर गतिविधि के योगदान पर पुनर्विचार करना होगा। और ये सब करने के बाद भी यदि यह डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच रहा है तो इस बात पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है कि आपका निर्धारित गोल रियलिस्टिक है या नहीं। हो सकता है कि आपको वापस जाकर यह देखने की आवश्यकता हो कि क्या आपने अपना गोल सही ढंग से निर्धारित किया है। तीसरा चरण, सहायक एवं बाधक कारकों की पहचान। मित्रों, यह अनुमान लगाना भी आवश्यक है कि कौन से एलिमेंट आपकी जर्नी को आसान करेंगे और क्या क्या बाधाएं इसमें आ सकती हैं। चूंकि हम में से कोई भी अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता, आपको उन सभी फैक्टर्स की लिस्ट बनाने की आवश्यकता है जो आपके प्रयासों को प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, दिस वे और दैट वे। पहले हम बात करते हैं सहायक कारकों की, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स। वो फैक्टर जो आपको अपने कार्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, उन्हें आप सूचीबद्ध करें ताकि आप उनका सही ढंग से कारगर उपयोग कर सकें अपने प्रयासों का लाभ उठाने और बेहतर परिणाम पाने के लिए। इसी तरह अब बात आती है बाधक कारकों की, जिन्हें हम कहते हैं हिंडरिंग फैक्टर्स। आप जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए आपके रास्ते में आने वाले सभी बाधक कारकों को सूचीबद्ध करके आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको अप्रत्याशित झटके ना लगे। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रयास शुरू करने से पहले उनका ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त यदि उनमें से कुछ अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य है, तो आप अपने टारगेट्स और एक्सपेक्टेशंस को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकते हैं। इससे आप अपने लक्ष्यों से चूकने से बचेंगे, परिणाम स्वरूप आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और परिस्थितियों को दोष देने वाली प्रवृत्ति से भी बचेंगे। चौथा चरण, टाइमलाइन पर ध्यान दें। किसी विशिष्ट समय रेखा के बिना कोई भी गतिविधि केवल एक विशुअल थिंकिंग है। मित्रों, यात्रा लंबी हो या छोटी, आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक समय सीमा की आवश्यकता होगी, डेफिनिट टाइमलाइन। इसके लिए आवश्यक है कि आप यथार्थवादी बने। बहुत अधिक आशावादी होने और अव्यवहारिक समय रेखा रखने से असफलता और निराशा होती है। साथ ही बहुत अधिक निराशावादी और उदार होने से आप अपनी गतिविधियों को आवश्यकता से अधिक लंबा खींच सकते हैं और इसमें रुचि और उत्साह खो देते हैं। व्यवहारिक समय सीमा रखने के लिए आप एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। और दूसरी बात, सटीक रहें, अपने प्रति कठोर बने। डू नॉट एक्सेप्ट वेग टाइमलाइंस। जब आप दिसंबर 2023 कहते हैं तो आपका मतलब 31 दिसंबर 2023 हो सकता है, परंतु इसे स्पष्ट करें और क्लियरली 31 दिसंबर 2023 लिखें। इसी तरह मिड अप्रैल नहीं चलेगा, यह 15 अप्रैल या 16 अप्रैल हो सकता है, मार्च के पहले सप्ताह, जनवरी की शुरुआत, दिसंबर के अंत। इस प्रकार के वाक्यांशों से बचें। इस तरह की स्पष्टता से आप स्वयं को धोखा देते हैं
और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करना चाहेंगे। 5वां चरण। इस टेम्पलेट का उपयोग करें। यहाँ एक छोटा सा टेम्पलेट है जिसका उपयोग आप अपने प्रत्येक गोल के लिए कर सकते हैं। डिटेल प्लान बनाने के लिए सभी पहलुओं की जांच करने के लिए पर्याप्त समय दें। मित्रों, ये टेम्पलेट यूज़ करके आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि कैसे काम करता है। ये टेम्पलेट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 6ठा चरण। दृढ़ता के साथ समीक्षा करें। साथियों, प्लान ऑफ एक्शन बनाने के बाद किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रियल एक्शन। एक सावधानी से विकसित की गई योजना अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि आप विजुलाइज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं संभावित परिणामों की। फिर भी आपको जो याद रखने की आवश्यकता है वो सरल मंत्र है, कभी भी हार मत मानो। कभी नहीं, कभी नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको चाहिए नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू। आपको इसकी आवश्यकता है ताकि आप लक्ष्यों के प्रति अपनी गतिविधियों पर ध्यान बनाए रखें और व्यक्तिगत विकास आपकी उच्च प्राथमिकता बनी रहे। आपकी विकास योजनाओं को साइडलाइन करने का जोखिम हमेशा हो सकता है, खासकर यदि आपने अभी अभी कोई नई नौकरी ज्वाइन की है या कोई अध्ययन का नया कोर्स शुरू किया है, तो ये चीज़ें पीछे रह सकती हैं। लेकिन आपके डेवलपमेंट प्लान का रेगुलर रिव्यू आपको सदैव ट्रैक पर रखेगा। साथियों, समीक्षा एक चिंतनशील प्रक्रिया है, एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो आपको बताएगी कि क्या आप ठीक जा रहे हैं, क्या किसी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। इसके अनिवार्य रूप से 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह कंफर्म करने के लिए कि आपने जो डेवलपमेंट प्लान अपने लिए बनाया था, क्या वास्तव में आपने उसका पालन किया है। दूसरा, यह पुष्टि करने के लिए कि आपके प्लान ने आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद की है और आप सही जा रहे हैं। और तीसरा, यह आकलन करने के लिए कि क्या आपके कुछ लक्ष्यों को अपडेट करने की आवश्यकता है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोसेस आपको अवसर देता है कि यदि आवश्यकता हो तो आप अपने लक्ष्यों के साथ साथ आपकी जो प्लान्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप संशोधन कर सकें। याद रखें कि आपका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप उस पथ पर चले जो आपको वहाँ ले जाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो साथियों, यदि आप उपरोक्त 6 चरणों का 6 स्टेप्स का पालन करते हैं तो आपको अपनी सफलता की गारंटी देने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। सफलता आपकी होगी, बार बार, लगातार। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। स्वोत्थान। स्वयं का उत्थान। स्वयं के द्वारा